तो हमारे यहाँ पे शिक्षा क्या है, वो गुरुओं की देखरेख में ही प्रदान की जाती थी गुरुकुलों में। तो इन आदेशों में ज्ञान अक्सर समाज के एक वर्ग के कार्यों से संबंधित होता था। तो जो गुरु हैं वो सिखाते थे, वो लेक्चर देते थे, उनमें जो ज्ञान है वो किसी वर्ग विशेष से संबंधित होता था। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या समाज पहले वर्गों में बटा हुआ था, तो विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं निर्धारित की गई थी। तो सबसे पहले वर्ग है पुजारी वर्ग, यानी ब्राह्मणों को। तो जो पुजारी वर्ग होते थे उनको किस किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, उनको धर्म, दर्शन और अन्य सहायक शाखाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता था। यानी किस किस का, जो पुजारी वर्ग यानी ब्राह्मण होते थे उनको धर्म, दर्शन और अन्य सहायक शाखाओं का ज्ञान प्रदान किया गया था। जबकि जो योद्धा वर्ग था, जिन्हें युद्ध करना होता था, सैनिक वर्ग होता था, जिन्हें क्षत्रिय भी कहते हैं, उनको युद्ध के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया था। किस प्रकार से युद्ध किया जाए, उन्हें युद्ध नीतियों के बारे में सिखाया जाता था गुरुकुल में। अब आ गया है व्यावसायिक वर्ग, यानी जो वैश्य होते थे समाज में, वैश्य वर्ग, उनको व्यापार के बारे में पढ़ाया जाता था, व्यापार से संबंधित चीज़ों को सिखाया जाता था। और इसके अलावा हमारा जो चौथा वर्ण था, श्रमिक वर्ण यानी श्रमिक वर्ग यानी शूद्र, उनको आमतौर पर जो शैक्षिक लाभ है उनसे वंचित किया जाता था, उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता था। तो 4 वर्ग हो गए। पुजारी वर्ग को, ब्राह्मणों को धर्म, दर्शन और अन्य चीज़ों की जो शिक्षा दी जाती थी, जबकि जो योद्धा वर्ग है उन्हें युद्ध के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाता था। और जो योद्धा वर्ग है यानी जो क्षत्रिय होते हैं उनको युद्ध से संबंधित कलाओं के बारे में सिखाया जाता था, उन्हें युद्ध नीतियों के बारे में पढ़ाया जाता था। और जो नेक्स्ट है व्यावसायिक वर्ग यानी वैश्य, उनको व्यापार से संबंधित पहलुओं के बारे में सिखाया जाता था। इसके अलावा जो श्रमिक वर्ग है उनको शूद्र आमतौर पर शैक्षिक लाभ से वंचित थे। यानी जो श्रमिक वर्ग यानी शूद्र थे, ये आमतौर पर इन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, इन्हें सेवा से संबंधित कार्यों में लगा दिया जाता था। तो ओके, 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच सीखने के लिए महत्वपूर्ण शहरी केंद्र तक्षशिला और नालंदा बिहार थे। तो 200 से 400 ईस्वी के पूर्व जो सीखने के महत्वपूर्ण केंद्र थे, जो हमारे यहाँ पर शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे, वो थे तक्षशिला, जो कि आज पाकिस्तान में है, तक्षशिला और नालंदा जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, तो इन संस्थानों ने व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्रदान किया। तो ये पहले अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, तो ये बहुत ही सिस्टमेटिकली शिक्षा प्रदान की जाती थी इन संस्थानों में। और बौद्ध साहित्य, तर्क, व्याकरण और इस तरह के विषयों का अध्ययन करने के लिए कई विदेशी छात्रों को आकर्षित किया था। मतलब यहाँ पर क्या, विदेशों से भी जो छात्र आते थे अध्ययन के लिए, तो यहाँ पर विशेष रूप से बौद्ध साहित्य, तर्क और व्याकरण आदि विषय पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा इस्लामिक विद्वान अल-बरूनी, तो याद रखना ही फैक्ट, जो ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये इस्लामिक विद्वान अल-बरूनी थे। ठीक है, ये इनका जो टाइम पीरियड है, इनकी यात्रा के समय तक भारत में पहले से ही ब्रिटिशों के आगमन के साथ गणित की एक परिष्कृत प्रणाली थी, जो कि आधुनिक यूरोपीय शिक्षा भारत में आई। तो उन्होंने जब यात्रा की थी उस टाइम पे ही भारत में पहले से ही ब्रिटिशों के आगमन के आने, मतलब ब्रिटिश जो थे उनके आने के बाद में ही गणित की एक प्रणाली आ गई थी, जो कि यूरोपियन शिक्षा भारत में आई थी। अब आगे, अंग्रेजी के आगमन के साथ आधुनिक शिक्षा भारत आई। यानी जैसे जैसे अंग्रेज हमारे देश में आते गए या फिर यूरोपीय जो हमारे देश में आते गए, उनके साथ ही हमारे यहाँ पर जो यूरोपीय शिक्षा भी भारत में आ गई। इसे नाटकीय रूप से पूरी शैक्षिक प्रणाली को बदल दिया। जो हमारे यहाँ पर शिक्षा प्रणाली थी अंग्रेजों के आने के बाद में, यूरोपियन के आने के बाद में, हमारे यहाँ पर पूरी तरह से जो शिक्षा प्रणाली है उसे बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया। शिक्षित लोग नौकरी पाने में असफल हो रहे थे। जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें नौकरी आसानी से नहीं मिल रही थी, क्योंकि जिस भाषा में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी वह रोजगारविहीन हो गई थी। यानी वो जिस भाषा में अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे, जिस बारे में वो पढ़ते थे, अब उस भाषा में उन्हें कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा था। तो वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली को स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के तहत प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में विभाजित किया गया। तो इसके लिए जो भारत में शिक्षा प्रणाली है उसको स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के तहत प्राथमिक स्तर, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में विभाजित किया गया।
सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद ने, तो आज़ादी के बाद में जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना आज़ाद साहब, उन्होंने 64 समान शैक्षिक प्रणाली के साथ में पूरे देश में शिक्षा पर मजबूत केंद्र सरकार नियंत्रण की परिकल्पना की। यानी इन्होंने बताया कि शिक्षा इतनी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए जो कि हमारे भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आए हो। तो इस तरह से उन्होंने एक मजबूत शिक्षा प्रणाली की वकालत की थी। सरकार ने शैक्षिक विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ बनाने के लिए भी शक्तियाँ रखी। तो ये जो सारी शक्तियाँ थी, जो शिक्षा का विकास किस प्रकार से होगा, ये केंद्र सरकार के पास में थे उस टाइम पे, और पूरे भारत में शिक्षा के चुनिंदा पहलुओं को नियंत्रित कर सकती थी। इसके अलावा प्रशासनिक नियंत्रण को प्रभावी ढंग से, जो प्रशासनिक नियंत्रण है, इसे प्रभावी ढंग से 1950 के दशक में शुरू किया गया। मतलब जो शिक्षा पे जो जोर दिया गया वो 1950 के दशक में इसे स्टार्ट कर दिया गया, जब 1952 में सरकार ने सामुदायिक विकास खंड के तहत गांवों को राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत अधिकृत किया, जो कि 100 गांवों तक शिक्षा को नियंत्रित कर सकता था। इसके तहत 52 में क्या किया गया भारत के द्वारा, यानी 1952 में सरकार ने सामुदायिक विकास खंड के तहत, मतलब कुछ सामुदायिक विकास खंड बनाए जिनमें क्या था, कुछ गांवों को राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जोड़ा जाएगा और उसमें 100 गांवों को शिक्षा के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, यानी 100 गांवों को शिक्षित करने का जो एक तरह से टारगेट बनाया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने 1968 और 1986 में शिक्षा पर नीति आयोग की रूपरेखा तैयार की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो शिक्षा पर नीति आयोग की रूपरेखा कब तैयार की गई, तो ये है 1968 और 1986 में। ठीक है, तो ये शिक्षा पर नीतियाँ बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई और 1992 में एक्शन की जो कार्यक्रम उसको सुदृढ़ किया गया। ठीक है, तो 1992 में इस पर एक्शन लिया गया, इस कार्यक्रम पर एक्शन किया गया। सरकार ने DPEP यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसका क्या मतलब है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम और SSA शुरू करने के लिए कई उपायों की शुरुआत की। भारत ने, फिर से देखते, जो भारत सरकार ने उसने DPEP और सर्व शुरू करने के लिए कई उपायों की शुरुआत की। इसमें क्या क्या थे, इसमें सबसे पहले था कि शिक्षा अभियान सभी के लिए भारत की पहल और हर जिले में नवोदय विद्यालय और अन्य चुनिंदा स्कूलों की स्थापना की गई। इसके अलावा महिला शिक्षा में प्रगति के लिए बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे कि अंतरानुशासनात्मक अनुसंधान और मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो ये जो कुछ सुधार किए गए थे भारत में शिक्षा से संबंधित, इसमें बहुत सारी चीज़ें की गई थी। एक तो ये बताया गया था भारत सरकार के द्वारा कि प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय होने चाहिए और कुछ अन्य भी स्कूल होने चाहिए, उनकी स्थापना होनी चाहिए। इसके अलावा महिला शिक्षा में भी प्रगति के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए और अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान और इसके अलावा जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है उनकी भी स्थापना की जाए। अब इसके कुछ हम प्रश्न सॉल्व करते हैं, इसके कुछ प्रश्न हल करते हैं, आइए देखते हैं। तो विधान के आंकड़ों के विषय में शिक्षा किस में है, अभी मैंने बताया कि संविधान में शिक्षा किस उसमें है, कौन सी सूची में है। ऑप्शन ए है आपका संघ सूची में, ऑप्शन बी है राज्य सूची में, या ऑप्शन सी है समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी अवशेष पावर्स में। तो ये क्या है, हमारी समवर्ती सूची में। किसका विषय है ये, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। ओके, जिसमें कि समवर्ती सूची का विषय है कि इस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकते हैं और राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ भारतीय शिक्षण और शिक्षण संस्थानों की स्थापना के बारे में बात करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विद्वानों की गतिविधियों के लिए संस्थागत ढांचे प्रदान करने के लिए कई संस्कृतियों में प्राचीन उच्च शिक्षण संस्थानों को विकसित किया गया था। यानी जो प्राचीन में संस्कृति थी उनमें उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा को विकसित करने के लिए कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों को विकसित किया गया। कुछ मतलब हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन को जो विकसित किया गया था। ये प्राचीन केंद्र न्यायालयों द्वारा प्रायोजित और देखरेख करने वाले होते थे। तो ये जो प्राचीन केंद्र होते थे, शिक्षा के प्राचीन केंद्र, ये उस टाइम पे न्यायालयों यानी कोर्ट्स के द्वारा
प्रायोजित होते थे और यही उनकी देखरेख करने वाले होते थे। इसके अलावा कुछ धार्मिक संस्थानों के द्वारा भी बनाए जाते थे, यानी कुछ स्कूल जो है वो धार्मिक संस्थानों के द्वारा भी स्थापित किए जाते थे, जैसे कि कैथेड्रल स्कूल हो गया, मठवासी स्कूल हो गया और इसके अलावा मदरसे। ठीक है, तो ये क्या थे, ये धार्मिक संस्थानों के द्वारा स्थापित स्कूल या संस्थान थे, जिनके अंदर के संग्रहालय भी होता था, लाइब्रेरी भी होती थी, अस्पताल और वैधशाला यानी लैब्स वगैरह भी होती थी। और इनके अंतर्गत जो है ये स्पेसिफिक टीचर भी, मतलब इनके जो ज्ञाता हैं, संग्रहालय, अस्पताल, वैधशाला और लाइब्रेरी के जो ज्ञाता है, प्रमुख विद्वान हैं, वो भी इनके अंदर होते थे, जो कि छात्रों को ज्ञान प्रदान करते थे। अब बात करते हैं बौद्ध एशिया मेजर के बारे में। तो बौद्ध एशिया मेजर बौद्ध मठों यानी महाविहारों, विशेष रूप से पुष्पगिरी, नालंदा और तक्षशिला में उन स्कूलों में शामिल थे जो कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के प्राथमिक संस्थानों में से कुछ थे। ठीक है, तो ये प्रमुख बौद्ध मठ थे। तो जैसे ये पुष्पगिरी हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला हो गए, तो ये उन बौद्ध मठों में यानी उन बौद्ध महाविहारों में शामिल थे जो कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, तो ये प्रमुख उस टाइम पे प्रमुख केंद्र थे किसके, उच्च शिक्षा के लिए। तो इस तरह से ये मतलब वहाँ पर उस टाइम पे हमें उच्च शिक्षा, हमारे देश में उच्च शिक्षा प्रदान करते थे। तो इस अवधि के दौरान प्रीवेना भी विकसित किए गए थे। ठीक है, कुछ प्रीवेना होते थे। प्रीवेना का मतलब होता है कि जैसे मतलब प्रारंभिक स्तर की और माध्यमिक स्तर की पढ़ाई के लिए। ठीक है, यानी शिक्षा के निचले स्तर को भी इसके प्रीवेना के दौरान विकसित किया जाता था। ठीक है, जो प्रारंभिक स्तर होता है शिक्षा का और माध्यमिक स्तर होता है। ठीक है, तो इस जो एजुकेशन के लिए प्रीवेना स्कूल होते थे उस टाइम पे, जो कि इसको कवर करते थे। और जो ये ज़्यादातर है ये कहाँ पर, श्रीलंका तक ये फैले हुए होते थे। हालांकि इसके मॉडल को पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में दोहराया गया था। ठीक है, तो इस तरह के जो मॉडल थे, इस तरह के स्कूल है, वो फिर बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इनको फिर से दोहराया गया, फिर से इनको बनाया गया। ठीक है, अब हमें एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पुष्पगिरी के बारे में, यानी ये उस टाइम पे उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो क्या था ये पुष्पगिरी, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो पुष्पगिरी स्कूल है, ये पुष्पगिरी उच्च शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, और यह उदयगिरी ओडिशा में स्थित था उस टाइम पे। कहाँ पर, उदयगिरी ओडिशा में स्थित था। ठीक है, तो पुष्पगिरी में स्कूल की स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी में वर्तमान ओडिशा भारत के रूप में हुई थी। तो ये जो पुष्पगिरी स्कूल की स्थापना कब हुई थी, ये 3री शताब्दी में हुई थी। पहले देख लेते कब हुई थी इसकी स्थापना, वो 3री शताब्दी ईस्वी में। और ये कहाँ पर स्थित है, इस टाइम पे ये उड़ीसा में, भारत में स्थित है। ठीक है, तो 2007 तक इस महाविहार के खंडर अभी तक पूरी तरह से खोदे नहीं गए थे। तो क्या है, 2007 के आंकड़ों की बात करें तो इस महाविहार के यानी इस मठ के खंडर अभी तक खोदे नहीं गए, इसलिए हमें क्या इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी यानी इसका जो अधिकांश इतिहास है वो पूरी तरह से हमें पता नहीं है। अभी तक हम इसके बारे में अनजान हैं। ठीक है, तो 3 महाविहार परिसरों में कटक जिले में ललितगिरी सबसे पुराना है। अगर बात करें सबसे पुराने जो महाविहार के बारे में, तो इसमें कटक जिले में ललितगिरी है, ये सबसे पुराना कहा जाता है, इसे सबसे पुराना माना जाता है, सबसे पुराना महाविहार इसे माना जाता है। अब बात करते आइकोनोग्राफिक विश्लेषण के अनुसार, तो यह विश्लेषण बताता है कि ललितगिरी की स्थापना ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, ईसा पूर्व कब हुई थी, एक सेकेंड, तो इसकी स्थापना ईसा पूर्व 2री शताब्दी के शुंग काल के दौरान हुई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है, ये जो ललितगिरी है, ललितगिरी महाविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी ईसा पूर्व 2री शताब्दी में। और किसके शासनकाल के दौरान, शुंग काल के शासनकाल के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध प्रतिष्ठानों में से एक बनाता है। ठीक है, तो ये क्या है, दुनिया के सबसे पुराने जो बौद्ध प्रतिष्ठान है उनमें से ये एक है। कौन सा, ललितगिरी प्रतिष्ठान यानी ललितगिरी महाविहार। अब आगे चीनी यात्री जुआनजेंग, ये चीनी यात्री जुआनजेंग है, जिनको हम हुएनत्सांग के नाम से भी जानते हैं, हुएनसांग्स के नाम से भी। तो जिन्होंने 639 ईस्वी में पुष्पगिरी महाविहार के साथ साथ मध्यकालीन तिब्बती ग्रंथों में भी इसका दौरा किया था, यानी इसके बारे में चर्चा की थी। तो ये जो हुएनसांग है, इन्होंने 639 ईस्वी में पुष्पगिरी महाविहार के साथ साथ जो तिब्बती ग्रंथ थे उसके बारे में भी, इसके बारे में चर्चा की, पुष्पगिरी के बारे में। हालांकि तक्षशिला और नालंदा के विपरीत।
पुष्पगिरी के खंडर की खोज 1995 तक नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये जो तक्षशिला और नालंदा के विपरीत जो पुष्पगिरी महाविद्यालय था, इसके खंडर की खोज 1995 तक भी नहीं की गई थी। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, एक यहाँ पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर थे, जिन्होंने क्या किया, मतलब अपनी साइट पर इसे पहली बार इसके बारे में सर्च किया और इसके बारे में जानकारी एकत्र की। इसके अलावा पुष्पगिरी के खंडरों की खुदाई का काम, 1 सेकेंड, इनका खुदाई का काम 58 हेक्टेयर यानी 143 एकड़ भूमि पर फैला। जो इसके खुदाई का काम है वो 58 हेक्टेयर भूमि पर फैला। और उड़ीसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ ने 1996 से 2006 के बीच में इसका क्या मतलब, इसकी जो खुदाई हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, उड़ीसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम और साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ ने। ठीक है, तो इसके खुदाई का काम किया था और वो कब से कब तक किया था, वो 1996 से 2006 के बीच में किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना आप, टाइमिंग इसकी कब से कब तक किया गया था, 1996 से 2006 के बीच में। अब इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा चलाया जा रहा है। जो इसका खुदाई का काम है वो किसके द्वारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा नागार्जुन कोंडलिसीस ने इस अध्ययन केंद्र के बारे में भी बताया। ठीक है, तो इसके बारे में नागार्जुन कोंडलिसीस ने इसके बारे में बताया है। अब बात करते हैं हम, दूसरा हमारा है नालंदा विश्वविद्यालय। ये क्या है, नालंदा क्या था, ये बिहार में उच्च शिक्षा का प्राथमिक केंद्र था। ठीक है, तो क्या था, ये उच्च शिक्षा का प्राथमिक केंद्र था। कहाँ पर, ये था नालंदा में। ठीक है, नालंदा बिहार में। तो भारत 627 से 1197 तक नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार भारत में हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब से कब तक मानी जाती है, इसकी 427 से 1197 तक ये स्थित रहा था। ठीक है, 427 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बाद में 1197 तक ये चलता रहा था। ठीक है, बाद में कुछ बाहर से जो आक्रमणकारियों ने हमला करके और इनको छत-विछत कर दिया और इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया और लगभग 1200 ईस्वी तक यह जीवित रही। ठीक है, 1197 यानी 1200 ईस्वी तक ये जीवित रही। यह बौद्ध अध्ययनों के लिए समर्पित था। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी स्टडीज़ कराई जाती थी, बौद्ध जो अध्ययन है, बौद्ध स्टडीज़ के रूप में इसमें ज़्यादातर जो शिक्षा वो दी जाती थी। लेकिन इसने छात्रों को ललित कला, ठीक है, मतलब बौद्ध स्टडीज़ के अलावा इसमें क्या क्या सिखाया जाता था, छात्रों को ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध की कला के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, मतलब बौद्ध जो स्टडी थी उसके लिए तो ये पूरी तरह से समर्पित था ही। इसके अलावा इसमें ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध की कला को भी प्रमुख रूप से पढ़ाया जाता था। यहाँ इन चीज़ों के बारे में भी अध्ययन कराया जाता था। अब आगे हैं, तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का केंद्र था, इसमें 8 अलग अलग परिसर थे। ठीक है, तो इसमें क्या थे, 8 अलग अलग परिसर थे। इसके अलावा 10 मंदिर थे, ध्यान हॉल था, कक्षाएं, झील और पार्क थे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा विकसित था अपने टाइम में। अलग अलग 8 परिसर थे, 10 मंदिर भी थे इसके अंदर, ध्यान हॉल था यानी मतलब योगा वगैरह करने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक जगह थी। इसके अलावा कक्षाएं होती थी, झील और पार्क भी थे इसमें अंदर। ठीक है, तो इसमें एक 9 मंजिला पुस्तकालय था। ठीक है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम पे हमारे जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है वो कितनी ज़्यादा उन्नत किस्म की थी। ठीक है, जैसे कि आजकल ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और बड़ी बड़ी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, तो उस टाइम पे हमारे नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय था, इतनी बड़ी वो मान्यता रखता था पूरे विश्व में। तो जहाँ पर भिक्षुओं ने सावधानीपूर्वक पुस्तकों और दस्तावेजों की नकल की। ठीक है, तो क्या था, कितनी बड़ी 9 मंजिल की एक तो लाइब्रेरी थी। ठीक है, और इसके अलावा ताकि व्यक्तिगत विद्वानों का अपना संग्रह हो सके, तो यहाँ पर जो भिक्षु होते थे वो बुक्स वगैरह लिखते थे और वो उनसे संबंधित जानकारियों को बुक्स में उतारते थे ताकि जो छात्र है वो इसमें पढ़ सके। इसमें छात्रों के लिए छात्रावास थे। ठीक है, यानी हॉस्टल वगैरह की उसमें सुविधा थी। इसके लिए स्कूल के दिनों में 10,000 छात्रों को आवास देना, यानी उस टाइम पे एक साथ में 10,000 छात्र एक ही हॉस्टल में रह सकते थे और 2,000 प्रोफेसरों के लिए यानी 2,000
ये प्रोफेसर भी थे जिनके लिए आवास प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो ये भी इसी के अंदर रहते थे। 2000 प्रोफेसर रहते थे कम से कम, और इसके अलावा 10,000 तक के इसमें छात्र रह सकते थे। इनके लिए हॉस्टल की सुविधाएं थी। नालंदा ने श्रीलंका, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की के विद्यार्थियों और विद्वानों को आकर्षित किया, जो कि केंद्र के प्रमुख खाते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर श्रीलंका से, कोरिया से, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी विद्यार्थी आते थे और विद्वान यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने के लिए आते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे मतलब छात्रों को, विद्वानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे फेमस था। आगे इसमें 2014 के में पास के राजगीर में एक आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय शुरू किया गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, 2014 में इसके पास में ही राजगीर में एक आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय शुरू किया गया था। तो इसी की तर्ज पर इसी का तरह का एक नालंदा विश्वविद्यालय भी शुरू किया गया था। तो आपको ये याद रखना है फैक्ट। अब हम बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो प्राचीन तक्षशिला है, तक्षशिला, ठीक है, तो ये क्या था, प्राचीन गांधार में शिक्षा का प्रारंभिक हिंदू और बौद्ध केंद्र था। यानी इसके अंदर हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी तक्षशिला के अंदर। तो कुछ संदर्भों के अनुसार जो केवल एक सहस्त्राब्दी के बाद में तय किए गए थे, ठीक है। तो ये कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वापस आ गया हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा बताते हैं कुछ विद्वान कि इसकी जो स्थापना है वो लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में हुई थी, ठीक है। कुछ विद्वानों ने तक्षशिला के अस्तित्व को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को बताया, ठीक है। कुछ ने तो इसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बताया, लेकिन कुछ ने इसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के रूप में बताया, ठीक है, कि इसका अस्तित्व या इसकी स्थापना तब हुई थी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में। तो इसमें से दोनों में से कोई भी आ जाए तो वो आप टिक कर देना, ठीक है। इसके अलावा तो इसमें क्या था, इसमें बड़े बड़े लेक्चर हॉल होते थे या फिर मठ के टाइप में इस तरह के लेक्चर हॉल होते थे, जहाँ पर भी जो धार्मिक निर्देश है यानी जो धार्मिक शिक्षा है वो प्रदान की जाती थी। ये कभी कभी व्यक्तिगत आधार पर भी प्रदान किए जाते थे। यानी जो विद्वान होते थे उनका धर्म के प्रति क्या चिंतन है, क्या वो सोचते हैं, उसके बारे में वो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। तक्षशिला का वर्णन कुछ विस्तार के बाद में हुआ है, ठीक है। मतलब इसका जो वर्णन है कुछ जातक कथाओं में होता है, जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास में श्रीलंका में लिखी गई थी, ठीक है। तो कुछ हम जातक कथाओं से तक्षशिला के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास में श्रीलंका में लिखी गई थी। यह कम से कम कई शताब्दियों पूर्व सीखने का एक प्रमुख केंद्र बन गया, ठीक है। तो काफ़ी टाइम तक ये शिक्षा का यानी सीखने के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया था उस टाइम पे। और 5वीं शताब्दी ईस्वी में शहर के विनाश तक छात्रों को आकर्षित करना इसने जारी रखा। यानी जब तक जो शहर का इसका विनाश नहीं हो गया, तो 5वीं शताब्दी ईस्वी तक भी ये छात्रों को, स्टूडेंट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा अपनी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा के लिए। इसके अलावा तक्षशिला संभवतः चाणक्य से जुड़े होने के कारण जानी जाती है। तो ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके जो गुरु, उनके जो प्रधानमंत्री थे, तो उनको यहीं पर मतलब बताया जाता है कि उन्होंने यहीं से शिक्षा ली और उसके बाद में वो यहीं पर इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये प्रमुख विद्वान थे और चाणक्य तक्षशिला से ही जुड़े हुए थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो चाणक्य विष्णुगुप्त थे वो कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, तो वो थे तक्षशिला से जुड़े हुए थे, ठीक है। आगे इसमें चाणक्य द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र तक्षशिला में ही रचा गया। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है इसमें कि जो चाणक्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र, ठीक है, जो उनकी सबसे फेमस बुक है अर्थशास्त्र, ये तक्षशिला में ही इसे लिखा गया। तक्षशिला के दौरान ही जब उन्होंने अध्ययन किया, फिर जब उन्होंने अपना जो अध्यापन किया उस टाइम पे इसे रचा गया था। तो चाणक्य या कौटिल्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, आयुर्वेदिक हीलर चरक तक्षशिला में अध्ययन किया, ठीक है। तो ये जो चाणक्य है, इसके अलावा सम्राट चंद्रगुप्त और ये आयुर्वेदिक हीलर है चरक, ठीक है, जो आयुर्वेदिक थे चरक थे, इन्हें हमारे भारत के पहले डॉक्टर माना जाता था, बहुत अच्छे डॉक्टर माना जाता था उस टाइम पे, प्राचीन भारत के डॉक्टर थे। तो इन सभी ने तक्षशिला के अंदर ही अध्ययन किया। आमतौर पर जो एक छात्र के लिए प्रवेश की न्यूनतम आयु थी वो थी 16 वर्ष, ठीक है।
तो 16 वर्ष की आयु के बाद ही कोई भी छात्र तक्षशिला में प्रवेश के योग्य हो जाता था। वेदों और 18 कलाओं, जिसमें कि इसमें क्या क्या था, वेद पढ़ाए जाते थे और इसके अलावा 18 कलाएं के बारे में शिक्षा दी जाती थी, जिसमें कि तीरंदाजी, शिकार, हाथी विद्या जैसे कि कौशल शामिल थे। ठीक है, मतलब वेद थे और 18 विद्याओं को इसमें पढ़ाया जाता था। जैसे कि 18 विद्याओं में कुछ प्रमुख है, जैसे कि तीरंदाजी, शिकार, हाथी विद्या, युद्ध, घुड़सवारी, इस तरह की। ठीक है, कोई इनको कानून स्कूल, इसके अलावा ठीक है मतलब लॉ के बारे में कानून से संबंधित शिक्षा दी जाती थी, मेडिकल के बारे में शिक्षा दी जाती थी और सैन्य विज्ञान के अलावा स्कूल के अलावा सिखाया जाता है, यानी कानून, मेडिकल और सैन्य विज्ञान के बारे में भी यहाँ पर सिखाया जाता था। तो ये हो गया तक्षशिला। अब आगे आता हमारा विक्रमशिला। तो उस टाइम पे विक्रमशिला नालंदा के साथ साथ में पाल साम्राज्य के दौरान भारत में सीखने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। यानी कि उस टाइम पे पाल साम्राज्य के दौरान 2 सबसे महत्वपूर्ण ये केंद्र थे, किसके, उच्च शिक्षा के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक तो था नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। तो नालंदा की तरह ही विक्रमशिला की काफ़ी ख्याति थी उस टाइम पे, ये वर्ल्ड फेमस था उस टाइम पे। ठीक है, कौन से उस साम्राज्य के दौरान, पाल साम्राज्य के दौरान। ठीक है, तो विक्रमशिला की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, राजा धर्मपाल के द्वारा। फिर से देखते हैं, यह गंगा नदी के तट पर उत्तरी मगध में 8वीं शताब्दी में पाल वंश के सम्राट धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया। कब किया गया था, 8वीं शताब्दी में। ठीक है, 8वीं शताब्दी में। और किन के द्वारा, पाल वंश के सम्राट थे कौन, सम्राट धर्मपाल, राजा धर्मपाल, इनके द्वारा इसे किया गया। और कहाँ पर, गंगा नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई थी। अब आगे देखते हैं इसमें, आतिशा प्रसिद्ध पंडिता कभी कभी एक उल्लेखनीय मठाधीश के रूप में सूचीबद्ध होती है। ठीक है, इसे 1200 के आसपास में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। तो सन 1200 के आसपास में इसे, जो उस टाइम पे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी आए थे, उनकी सेना ने इसको नष्ट कर दिया था। किन की सेना ने, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो इनकी सेना ने इसे नष्ट कर दिया था, किसको, विक्रमशिला को। अब आगे देखते हैं, विक्रमशिला हमें मुख्य रूप से तिब्बती स्रोतों के माध्यम से जाना जाता है। मतलब हम विक्रमशिला के बारे में कैसे जान सकते हैं, वो तिब्बती स्रोत के माध्यम से हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए मतलब उसके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, कुछ तिब्बती स्रोत है, तिब्बत से प्राप्त हुए हैं कुछ स्रोत, जिसके विषय में हमें पता चलता है कि हमारे भारत में भी विक्रमशिला नाम की एक जो है यूनिवर्सिटी थी, एक विश्वविद्यालय था। विशेषकर 16वीं 17वीं शताब्दी के तिब्बती भिक्षु इतिहासकार त्रानाथ के लेखन के बारे में। तो उस टाइम पे तिब्बती एक इतिहासकार थे, तिब्बती भिक्षु इतिहासकार, क्या नाम था उनका, त्रानाथ। इनके लेखन से पता चलता है किसके बारे में, विक्रमशिला के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने अपनी तिब्बती भाषा में अपना कुछ लेखन लिखा था इतिहास के बारे में, उससे हम पता कर सकते हैं कि ये उस टाइम के समकालीन थे। कब के, विक्रमशिला के ये आसपास के समकालीन थे। अब आगे देखते हैं क्या है, विक्रमशिला सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। तो जितने भी बौद्ध विश्वविद्यालय थे उनमें से सबसे बड़ों में से ये एक था, जितने भी बड़े बड़े थे उनमें से ये एक था। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द वन, ये उस टाइम पे यूनिवर्सिटी थी, जिसमें 100 से अधिक शिक्षक और लगभग 1000 छात्र थे। तो इसके शिक्षक इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा तो इसमें शिक्षक थे और लगभग 1000 यहाँ पर छात्र थे। ठीक है, 100 तो यहाँ पर शिक्षक थे लगभग और 1000 से ज़्यादा यहाँ पर छात्र थे। इसने प्रख्यात विद्वानों का उत्पादन किया। ठीक है, तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े विद्वान जो यहीं से अध्ययन करके वो निकले, बाद में वो विद्वान बने। ठीक है, जिन्हें अक्सर विदेशी देशों द्वारा बौद्ध शिक्षा, संस्कृति और धर्म के प्रसार के लिए आमंत्रित किया जाता था। ठीक है, तो बाद में इन विद्वानों ने अपने ज्ञान के द्वारा काफ़ी विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म की शिक्षा, संस्कृति और धर्म को फैलाया, उसका प्रसार किया। ठीक है, इसके अलावा सभी के बीच सबसे प्रतिष्ठित और प्रख्यात तिब्बती बौद्ध धर्म के शर्माथेड्स के संस्थापक आतिशा दीपांकर थे। तो उन सभी में सबसे जो फेमस थे वो थे उस टाइम पे जो यहाँ से पढ़कर गए थे। ठीक है, जो यहाँ के स्टूडेंट रह चुके थे, उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो हुए थे, प्रख्यात हुए थे, वो तिब्बती बौद्ध धर्म के शर्माथेड्स के संस्थापक कौन थे, आतिशा दीपांकर थे। ठीक है, तो उनमें सबसे ज़्यादा इनका नाम शामिल जो लिया जाता है, सबसे ज़्यादा ही मशहूर थे उस टाइम पे। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से विषयों को पढ़ाया जाता था। तो यहाँ पर दर्शन, व्याकरण, तत्वमीमांसा,
भारतीय तर्कशास्त्र आदि विषयों को यहाँ पर पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो फिर से देखते हैं एक बार क्या क्या विषय थे। एक तो दर्शन, फिलॉसफी यानी व्याकरण, तत्वमीमांसा, भारतीय तर्कशास्त्र आदि विषयों को यहाँ पर पढ़ाया जाता था। लेकिन सीखने की सबसे महत्वपूर्ण शाखा तंत्रवाद थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि विक्रमशिला में सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा थी सीखने की वो क्या थी, तो वो थी तंत्रवाद। ओके, अब आगे है हमारा अन्य। तो इन विश्वविद्यालयों के अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे। ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं। आगे के केंद्रों में बिहार में तेलहारा था। ठीक है, बिहार में तेलहारा था। उसके अलावा नालंदा से ये अधिक पुराना था। तेलहारा जो था ये नालंदा से भी ज़्यादा पुराना था। और ओदंतपुरी बिहार में लगभग 550 से 1040 में, और इसके अलावा बांग्लादेश में सोमपुरा गुप्त काल से लेकर तुर्क मुस्लिम विजय तक। ठीक है, इसके अलावा शारदा पीठ जो कि पाकिस्तान में है। इसके अलावा जगदला महाविहार ये बंगाल में पाल काल से शामिल है। फिर से देखते हैं एक बार। बिहार में तेलहारा जो कि नालंदा से अधिक पुराना है। ठीक है, तो बिहार का तेलहारा हो गया। इसके अलावा ओदंतपुरी, ठीक है, आपने नाम सुना होगा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, तो ये बिहार में लगभग 550 से 1040 ईसा तक ये रहा था। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी उस टाइम तक रही थी। इसके बाद में नेक्स्ट है बांग्लादेश में सोमपुरा। बांग्लादेश में सोमपुरा विश्वविद्यालय था जो कि गुप्त काल से लेकर तुर्क मुस्लिम विजय तक ये उस टाइम पे रहा, स्थापित रहा तब तक। नेक्स्ट है शारदा पीठ जो कि पाकिस्तान में था उस टाइम पे। ठीक है, मतलब उस टाइम पे तो ये भारत का हिस्सा था, लेकिन फिर बाद में अब जो शारदा पीठ है ये पाकिस्तान के हिस्से चला गया। नेक्स्ट है जगदला महाविहार, ये बंगाल में है। ठीक है, और ये पाल काल से ही शामिल है, मतलब पाल सम्राट के दौरान, मतलब जो पाल वंश के सम्राट थे उनके शासनकाल से ही शामिल है। इसके अलावा तुर्किक मुस्लिम विजय तक भी रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, क्या है नागार्जुन कोंडा, ये आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा बिहार विक्रमशिला के बारे में आपने देख लिया, ये बिहार में है। ठीक है, लगभग, और जिसका टाइम पीरियड था वो था 800 से 1400 ईस्वी तक। उसके बाद में वल्लभ गुजरात में है। क्या है, वल्लभ गुजरात में, ये मैत्रक काल से लेकर अरब के छापे तक रहा था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वाराणसी, और ये आधुनिक काल तक 8वीं शताब्दी से रहा था। ठीक है, इसके अलावा कांचीपुरम तमिलनाडु में है, और मान्याखेत कर्नाटक में, महाविहार। तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा स्वतंत्रता से पहले भारत में उच्च शिक्षा का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी व यूरोपियन ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तो अपने इस शासनकाल के दौरान उनकी क्या क्या रणनीतियाँ थी भारत में शिक्षा के विकास के बारे में, और मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के विकास के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्रारंभिक के 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत में कार्य किया, यानी कि प्रारंभ के जो 60 वर्ष थे उनमें ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ मकसद रह गया था व्यापार से केवल लाभ कमाना। तो उस काल में शिक्षा के संबंध में उस टाइम पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, सिर्फ एक ही मकसद था कि किस प्रकार से व्यापार से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। उसके बाद में आता 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा, ठीक है, मतलब 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। उसके बाद में 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन थे, जिनके द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। एक बार फिर से देख लीजिए, दो अलग अलग फैक्ट है। सबसे पहले 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने की थी कलकत्ता मदरसा की स्थापना कलकत्ता में। उसके बाद में 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन, ठीक है, उन्होंने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो आप ये नोट कर लोगे, ठीक है, फैक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली थे, ठीक है, उन्होंने कंपनियों के अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई, तो वो थी जो कंपनी के अधिकारी थे उनकी शिक्षा के लिए। और किसके द्वारा की गई है, 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लेकिन क्या है, 2 ही वर्षों के बाद में इसे बंद कर दिया जाता है कुछ परिस्थिति के कारण। अब आगे इसमें
1917 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कई एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किन के द्वारा और कब की गई। तो फिर से देखिए, 1917 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट है 1813 में चार्टर एक्ट में भारत ने शिक्षा के विकास के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। ठीक है, 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ये कहा गया था कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, प्रदान की जाएगी। लेकिन क्या होता, बाद में 1823 तक ये राशि नहीं दी जाती। ठीक है, और ये क्या है, ठंडे बस्ते में चला जाता है एक्ट। उसके बाद में आता है 1835 में लॉर्ड मैकाले का प्रसिद्ध मैकाले स्मरण पत्र। ठीक है, 1835 में एक मैकाले का प्रसिद्ध मैकाले स्मरण पत्र आया जिसमें कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। ठीक है, इसमें बताया गया कि किस प्रकार से हम अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसी विचार को अधोगामी प्रवेशन सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? अधोगामी प्रवेशन सिद्धांत कहा गया। ठीक है, इसके बाद में आता है 1854 में चार्ल्स वुड के डिस्पैच में। 1854 में आता चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जिसे कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको पता कई बार पूछा भी जा चुका है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। और ये कब आया? 1854 में। तो इसमें कुछ बातों का जिक्र था, जैसे कि नंबर 1 था कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी, कौन कौन से उस टाइम पे तीनों प्रेसिडेंसी शहर, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। किसकी तर्ज पर? लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। ठीक है, तो ये चार्ल्स वुड के डिस्पैच में बताया गया कि जिस तरह से लंदन विश्वविद्यालय उसी की तर्ज पर भारत में जो तीनों प्रेसिडेंसी शहर है, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, इनमें लंदन की तरह ही विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ खोली जाए। इसके अलावा इसमें बताया गया कि जो उच्च शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए, कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं, कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, सिर्फ जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। 1857 में कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में विश्वविद्यालय खोले गए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना कब खोले गए यहाँ पर, 1857 में। और जो माध्यम था क्या था शिक्षा का, वो था अंग्रेजी। उसके बाद में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 में। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1882 में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई। उसके बाद में है सन 1902 में विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करने के लिए सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। यानी कि उसके बाद में 1902 में एक आयोग गठित किया गया यह देखने के लिए कि भारत में विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, क्या उनसे समाज में कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। तो इस बारे में आकलन करने के लिए सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में। और कब बनाए? 1902 में। इसके बाद में इनकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में जो आयोग हुआ था उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी, तो उन सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो कब पारित हुआ? ये 1904 में पारित हुआ। तो इसमें कुछ सिफारिशें थी जो इस प्रकार है। क्या क्या है? एक तो है विश्वविद्यालयों को अध्ययन तथा शोध पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, विश्वविद्यालय हैं, उनको स्टडीज़ पर और रिसर्च पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए, अध्ययन और शोध पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट था इसमें विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, कि सरकार का नियंत्रण ज़्यादा होगा किस पर? विश्वविद्यालयों पर। आगे इसमें ये बताया गया कि जो गवर्नर जनरल हैं उनको विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार होगा। यानी कि जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे उनको ये अधिकार था कि वो विश्वविद्यालयों की क्या क्या क्षेत्रीय सीमाएं हैं उनको निर्धारित कर सकते थे और उनको नियंत्रित कर सकते थे। इसके बाद में सरकार ने लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में 1917 में एक आयोग गठित किया गया। ठीक है, तो सरकार के द्वारा लीड्स विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति थे कौन थे? डॉक्टर E.M. सैडलर, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया
और ये आयोग बना था 1917 में, ठीक है, जिसका कार्य था जो कलकत्ता विश्वविद्यालय उसकी समस्याओं के बारे में जानने का, ठीक है, उसकी समस्याओं का अध्ययन करने का और इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रदान करना। तो इसमें जो एम ई सेडलर थे उनके आयोग ने कुछ सिफारिशें की थी कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के बारे में। तो कौन कौन सी थी वो देखते हैं। इसमें ये बताया गया कि विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं अपितु उत्तर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए। पहले क्या था, जो विद्यार्थी थे वो हाई स्कूल के पश्चात ही हायर एजुकेशन में चले जाते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि उत्तर माध्यमिक परीक्षा के बाद में, ठीक है, यानी 10+2 के बाद में ही वो 3 वर्ष की अतिरिक्त जो सिलेबस है, 3 वर्ष का अतिरिक्त पाठ्यक्रम है, उसके लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। आगे बताया इसमें विश्वविद्यालयों को आवासीय अध्ययन तथा स्वायत्त संस्थानों के रूप में विकसित किया जाए। ये बताया गया कि जो विश्वविद्यालय हैं उनमें हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए और वे स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करें, उन्हें अपने कुछ निर्णय करने के अधिकार दिए जाए। उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसके पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा दी जाए, यानी माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए 3 वर्ष की शिक्षा दी जाए और अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई गई इन्होंने कि जो उस टाइम पे विज्ञान बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था, तकनीकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि शिक्षा के माध्यम से विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। तो ये तो हो गया सैडलर की जो सिफारिशें दी थी उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के बारे में। अब आगे हैं 1929 में गठित हार्टंग समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश संबंधी नियम अत्यंत कड़े होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 1929 में एक समिति बनी, कौन सी थी, हार्टंग समिति। उन्होंने बताया था कि जो भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नियम कड़े होने चाहिए। तो भारत में शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था का अवलोकन करने के लिए सरकार के द्वारा 1948 में राधाकृष्णन आयोग की स्थापना की गई। तो इसका आप ये याद रखोगे डेट, इसे 1948 में बनाया गया था। क्या था ये, राधाकृष्णन आयोग, और इसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते, क्या, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी से कहा जाता है। तो क्या था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर राधाकृष्णन आयोग। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जब देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी उस समय हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, उनका सामना करने के लिए सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था का होना आवश्यक था। तो सरकार ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग स्थापित किया था जिसका कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्थाओं की समस्याओं, वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन करना और उनमें सुधार और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार सुझाव देना था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति रह चुके थे और बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने, तो वो इस आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आयोग ने न केवल शिक्षा के बारे में सुझाव दिए बल्कि यह भी टिप्पणी की कि माध्यमिक शिक्षा हमारी व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है। इन्होंने बताया कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है वो ही हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है और जो सुधार की आवश्यकता है वो माध्यमिक शिक्षा में ही सुधार की आवश्यकता है। तो आयोग ने 10 की बजाय 12 वर्ष की जो माध्यमिक शिक्षा है उसका सुझाव दिया। उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है वो 10 साल की ना होकर माध्यमिक शिक्षा वो 12 साल की होनी चाहिए। तो इसके लिए राधाकृष्णन आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी। तो सबसे पहले जो राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश दी थी वो दी थी कि उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। इन्होंने बताया कि जो हमारी उच्च शिक्षा है यानी हायर एजुकेशन है उसके 3 प्रमुख एम्स होने चाहिए, उसके 3 प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए। सबसे पहले क्या था, एक तो सामान्य शिक्षा, उसके बाद में सरकारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सामान्य शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्रत्येक नागरिक को आसानी से मिल सके, जिससे कि प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो सके। उसके बाद में उन्होंने बताया कि सरकारी शिक्षा किस जो शिक्षा है उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षा जो है वो सरकारी विषय होना चाहिए। तो सरकार अपने हिसाब से सभी को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगी। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हमारी जो शिक्षा है वो केवल डिग्री तक ही सीमित ना रहे कि जैसे कोई एग्जाम पास कर लिया और डिग्री मिल गई, बल्कि उन्होंने बताया कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो मतलब व्यवसाय में भी हेल्प कर सके, यानी व्यावसायिक शिक्षा भी होनी चाहिए। जो सेकंड इनकी सिफारिश थी उसमें कहा गया था कि जो विश्वविद्यालय है उससे पहले की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बताया
कि जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है वही हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमज़ोर कड़ी है। तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता थी, किसमें, जो माध्यमिक शिक्षा है। इसलिए इन्होंने बताया कि जो स्कूली शिक्षा है यानी माध्यमिक शिक्षा है वो 10 की बजाय 12 साल की होनी चाहिए, यानी इंटरमीडिएट तक होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो शांति निकेतन और जामिया मिलिया की तरह ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि ग्रामीण भी शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि हमारा देश क्या है, ग्राम प्रधान देश है, गांवों का देश है। तो इसलिए जब तक पूरा गांव जो शिक्षित नहीं होंगे तो शिक्षा का सही मायनों में कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद में इन्होंने बताया कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। जो भी ये प्रशासनिक सेवाएं होती हैं IAS IPS की, तो इन्होंने बताया कि इसके लिए जो भी इन सेवाओं में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जो भी विद्यार्थी जाना चाहते हैं, उनके लिए स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया जो इनकी सिफारिश थी राधाकृष्णन आयोग की, इसमें बताया था इन्होंने कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए, यानी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का आयोग किया जाए, जो कि सभी विश्वविद्यालयों पर, सभी कॉलेजों पर अपना नियंत्रण रखे। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश वो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा ही की गई थी। तो आप ये याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे इसमें इन्होंने बताया था कि जो विश्वविद्यालय उनमें कम से कम 180 दिनों का अध्ययन अनिवार्य किया जाए, यानी कि जो स्टडी है, जो क्लासेस है, वो कम से कम 180 दिन अवश्य ही चलनी चाहिए। जो पढ़ाई वो 180 दिन अवश्य चलनी चाहिए। तो बाद में राधाकृष्णन आयोग यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सिफारिशों के आधार पर ही 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठन किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये अच्छे से याद रखना। इसके बाद में मतलब जो इसका गठन किया गया था वो 1953 में किया गया था, लेकिन बाद में संसद के द्वारा कानून बनाकर इसे 1956 में स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दे दिया गया था। किसको? UGC को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को किसका स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दे दिया गया था। कब? 1956 में। तो ये तो हो गया राधाकृष्णन आयोग। तो उसके बाद में जुलाई 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था इसका? 1964 में। और किसकी अध्यक्षता में? DS कोठारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया था। तो आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। तो कोठारी आयोग की सिफारिश के उपरांत थी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1968, वो इसी आयोग की जो सिफारिश के आधार पर बनी थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वर्ष 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस समय के अध्यक्ष थे, यानी UGC के उस टाइम पे अध्यक्ष थे 1964 में। कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी यानी DS कोठारी थे। उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और इसमें कुल मेंबर जो थे वो 17 मेंबर थे, 17 मेंबर थे उस टाइम पे इसमें। ठीक है, जिसमें कि 6 विदेशी थे और बाकी इंडियन थे। इसके लिए एक कार्यकारी दल भी बनाया गया था। इस आयोग को भारत के शिक्षा इतिहास में आज तक भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। ठीक है, तो ये भारत में शिक्षा के इतिहास में आज तक का सबसे गहन अध्ययन है। जिस तो शिक्षा को लेकर कोठारी आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी, उनमें प्रमुख है शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में सुधार होना चाहिए, यानी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो विज्ञान और तकनीकी में भी सुधार कर सके। इसके अलावा शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास किया जा सके। तो बाद में कोठारी आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी शिक्षा को लेकर। तो सबसे पहले इसमें बताया गया कि शिक्षा, विज्ञान और तकनीक में सुधार होना चाहिए, यानी जो हमारे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है, विज्ञान की व्यवस्था और तकनीकी शिक्षा है, उन सभी में सुधार होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की होनी चाहिए, यानी जो हमें शिक्षा मिलती है वो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की शिक्षा होनी चाहिए, किसी विशेष धर्म के प्रति उसका लगाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए और शिक्षा स्तरों का विकास किया जाए, यानी शिक्षा विभिन्न स्तरों पर की जानी चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने बताया था कोठारी आयोग ने कि जो शिक्षा है उसे समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए। तो इन्हीं सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर लिया था।
और बाद में 1968 में, ये 1968 है ये, तो ये 1968 में नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की गई। किसकी सिफारिश पर? DS कोठारी की सिफारिश पर। इसके अलावा कुछ और भी सिफारिशें थी। तो सबसे पहले इस सिफारिश में बताया गया था कि जो NCERT यानी राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद, उसको भारतीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा का भार सौंपा जाए। यानी जो विद्यालय शिक्षा है उसका पूरी तरह से जो नियंत्रण होना चाहिए वो NCERT का होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी केब की ओर अधिक अधिकार दिए जाए। यानी जो केब है CABE, ठीक है, तो इसको उन्होंने बताया था कि इसको शिक्षा में ज़्यादा अधिकार दे दिए जाए, जिससे कि ये बिल्कुल निडर होकर अपना कार्य कर सके। उसके बाद में इन्होंने बताया था कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए। क्या है? जो शिक्षा है उसको राष्ट्रीय विषय का मतलब राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए। इसके लिए राष्ट्रीय सरकार नेशनल एजुकेशन नीति बनाए तथा जो राज्य सरकार है वो स्टेट एजुकेशनल एक्ट बनाए। इसके लिए इन्होंने बताया था कि 3 वर्ष का डिग्री कोर्स होना चाहिए और 4 वर्ष का ऑनर्स डिग्री कोर्स का इन्होंने प्रस्ताव दिया था। फिर से देखिए, 3 वर्ष का डिग्री कोर्स और 4 वर्ष का ऑनर्स डिग्री कोर्स का प्रस्ताव भी दिया गया था इसमें। इसके अलावा कोठारी आयोग के द्वारा यह बताया गया था कि जो उच्च शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए भारतीय शिक्षा सेवा यानी इंडियन एजुकेशन सर्विस प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया था। तो ये काफ़ी बड़ी बात थी। इसमें IES यानी इंडियन एजुकेशन सर्विस शुरू करने का सुझाव दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश थी कोठारी आयोग के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में उच्च शिक्षा का विकास। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि 1947 में आज़ाद होने के बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी, जिसमें कि शिक्षा का क्षेत्र भी शामिल था, विशेष रूप से उच्च शिक्षा का क्षेत्र। तो इसके लिए हमारी सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की, विभिन्न प्रकार के आयोगों की स्थापना की गई, जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत की शिक्षा प्रणाली का अवलोकन किया गया है और यह देखा गया कि किस क्षेत्र में क्या आवश्यकताएं हैं, कहाँ पर क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे पूरा करके हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको कैसे विकसित किया जाए। तो हमने पाया कि हमारा देश जो है इस समय विश्व में ग्रो करने लगा था, विश्व में अपनी जगह बनाने लगा था। तो इसमें शिक्षा का क्षेत्र भी शामिल है, विशेष रूप से उच्च शिक्षा का क्षेत्र। तो स्वतंत्रता के उपरांत भारत में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में तेजी होने लगी। इसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद में हमारी सरकारों ने शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो स्कूल है, नए नए स्कूल खुलने लगे, नए नए कॉलेज खुलने लगे, उसके बाद में नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होने लगी। इसी के साथ जो विद्यार्थी थे उनकी संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि होने लगी। स्वराज्य प्राप्ति के पूर्व गांधी जी ने जो देश में राष्ट्रीयता की ज्योति जलाई थी, जिस तरह का गांधी जी हमारा एक सपनों का भारत चाहते थे, उसके लिए उसके विकास में पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल, नेताजी और राजा राम मोहन राय आदि सभी अपने तन मन धन से जुट गए थे। ठीक है, हालांकि राजा राम मोहन राय ये इनसे पहले थे, गांधी जी से पहले थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो पूरी तरह से घिसी पिटी हुई थी और वो पूरी तरह से पश्चिमी शिक्षा की, वेस्टर्न एजुकेशन की नकल थी। तो हमारा गांधी जी ये चाहते थे कि जो हमारी शिक्षा वो इस तरह की हो, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में एक नूतन प्रयोग हो, यानी एक नई तरह की हमारे यहाँ पर शिक्षा की आवश्यकता थी, हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए। तो गांधी जी ऐसा चाहते थे कि जो शिक्षा है वो हमारे देश की जो आवश्यकता है उनको पूरा करें और वो क्या है, पश्चिमी शिक्षा की नकल ना हो। तो स्वतंत्रता के उपरांत यह प्राय समाप्त हो गई। धीरे धीरे क्या, जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, हम आज़ाद हो गए, तो उसके बाद में पश्चिमी शिक्षा धीरे धीरे खत्म होने लगी। इसके बाद में जो शांति निकेतन है उसकी जो शिक्षा प्रणाली है वो संपूर्ण विश्व को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी, छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। उसमें यह बताया गया कि जो यह शांति निकेतन है किसी विश्व कवि की कल्पना न होकर उनके गुरुदेव का प्रभाव है। ठीक है, तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि ये उनकी कवि की कल्पना नहीं थी, वो मतलब एक कल्पना के तौर पर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना नहीं की थी, बल्कि यह शिक्षा के क्षेत्र में किया गया अभिनव प्रयोग है। बहुत ही अच्छा इसे प्रयोग बताया गया था, किसके क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में।
इसके अलावा जो अरविंद घोष थे, उन्होंने भारतीय शिक्षा में आध्यात्मिकता का स्वर गुंजायमान किया। ठीक है, तो अरविंद घोष चाहते थे कि जो हमारी भारतीय शिक्षा है वो आध्यात्मिकता से जुड़ जाए। हमारी शिक्षा में आध्यात्मिक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये चाहते थे कि जो हमारी शिक्षा वो आध्यात्मिक हो जाए। इसके अलावा महामना मालवीय ने काशी में विश्वविद्यालय शिक्षा को भारतीयता पर आधारित करने का सफल प्रयोग किया। तो काशी में ये मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने इस तरह का प्रयोग किया कि जो हमारी शिक्षा है, भारतीय शिक्षा, उसको किस प्रकार से भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। तो ये उनका एक सफल प्रयोग रहा था। तो आगे देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा क्या है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा से हमारा अभिप्राय केवल उस शिक्षा मात्र से नहीं है जो केवल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। तो शिक्षा क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा केवल वो नहीं है जो कि विश्वविद्यालयों यानी कॉलेजों के द्वारा प्रदान की जाती है, अपितु इसका अभिप्राय उस शिक्षा से भी है जो कि विश्वविद्यालयों से संबंध महाविद्यालयों या कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाती है। सिर्फ ये नहीं है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा प्रदान की जाती है वही विश्वविद्यालय शिक्षा है, बल्कि उनसे जो संबंधित कॉलेज है, जो उनसे जुड़े हुए कॉलेज हैं, उनमें जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है वो भी विश्वविद्यालय की शिक्षा होती है। तो विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था होती है। ठीक है, क्या होती है? स्वायत्त प्राप्त संस्था होती है विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़, जिनका प्रबंधन उनके द्वारा ही किया जाता है, यानी उनका जो मैनेजमेंट है, उनकी फीस वगैरह के बारे में जो तय किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे जो एग्ज़ाम प्रोसेस होगा, एंट्रेंस प्रोसेस होगा, इस बारे में वो खुद ही अपना प्रबंधन करते हैं। तो संगठन के अनुसार देश के विश्वविद्यालयों को निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी जो हमारे देश में विश्वविद्यालय हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले संबंधक विश्वविद्यालय। क्या? संबंधक विश्वविद्यालय। सेकंड है संघात्मक विश्वविद्यालय और थर्ड है एकात्मक विश्वविद्यालय। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संबंधक विश्वविद्यालय क्या है। तो संबंधक विश्वविद्यालय का मतलब है कि ये विश्वविद्यालय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करते हैं, यानी कि जो भी कॉलेज, जो भी इंस्टीट्यूशन इनसे जुड़ जाता है वो उनको मान्यता प्रदान करते हैं और उन पर अपना नियंत्रण रखते हैं और उनके लिए पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी वो खुद ही डिसाइड करते हैं तथा उनमें अध्ययनरत छात्रों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। यानी ये जो संबंधक विश्वविद्यालय होते हैं इनसे बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे महाविद्यालय जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या सिलेबस होगा, क्या किस प्रकार से वहाँ पर नियंत्रण रखा जाएगा और वहाँ पे कब कब परीक्षाओं का आयोजन होगा और किस प्रकार होगा, तो इस सब के बारे में नियंत्रण ये संबंधक विश्वविद्यालय ही रखते हैं। नेक्स्ट है संघात्मक विश्वविद्यालय। तो क्या होते हैं? इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत उन संविधायी महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान करता है। तो भारत में इस प्रकार के कई विश्वविद्यालय हैं। तो ये क्या होते हैं? संघात्मक विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो इन पर जो पूरा नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का होता है और इसमें संविधायी महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। किसी संविधायी महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है और इस प्रकार के हमारे देश में कई जो है महाविद्यालय हैं, कई विश्वविद्यालय हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एकात्मक विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का अपने अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों पर पूर्ण नियंत्रण होता है तथा इन महाविद्यालयों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति वे स्वयं करते हैं। यानी ये जो एकात्मक विश्वविद्यालय होते हैं इनसे जो भी जुड़े हुए विश्वविद्यालय होते हैं, जो भी जुड़े हुए कॉलेज होते हैं, उनका पूरी तरह से इन पर नियंत्रण होता है। ठीक है, तो एकात्मक विद्यालय जो विश्वविद्यालय है वो अपने कॉलेजों पर, अपने जो यूनिवर्सिटीज़ है सभी पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण रखते हैं और यहाँ पर कौन कौन टीचर्स होंगे, कौन कौन प्रोफेसर्स होंगे, इसका भी ये खुद ही निर्णय करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें किसी भी विश्वविद्यालय की आंतरिक व्यवस्था यानी वहाँ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी की आंतरिक व्यवस्था बस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में लगभग सेम ही होती है। अगर बात करें हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों की, तो वहाँ पे जो चांसलर होते हैं वो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर। और जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, जितने भी राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के चांसलर राज्य का राज्यपाल होता है। जिस भी स्टेट की यूनिवर्सिटी है तो वहाँ के जो चांसलर होंगे वो वहाँ के गवर्नर ही होंगे।
अगर बात करें हम दिल्ली विश्वविद्यालय की, क्योंकि यहाँ पे जो है राज्यपाल का पद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो यहाँ के कुलाधिपति यानी यहाँ के जो चांसलर होंगे वो उपराज्यपाल यानी डिप्टी गवर्नर होंगे। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होंगे? वो वहाँ के उपराज्यपाल होंगे। इसके अलावा ये जो पद हैं हमारे देश में चांसलर के, तो ये क्या है, परंपराओं के अकॉर्डिंग या फिर इनको सम्मान के तौर पर इन्हें ये पद प्रदान होते हैं। जबकि जो वास्तविक मुखिया होता है, जो वास्तविक दायित्व होता विश्वविद्यालय का, वो कुलपति होता है। कौन? कुलपति यानी वाइस चांसलर होता है। ओके, तो ये जो जैसे उपराज्यपाल हो गए, राज्यपाल हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, तो इन्हें ये सम्मान के तौर पर या फिर परंपराओं के आधार पर इनको पद प्राप्त हो जाते हैं। जबकि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो वास्तविक मुखिया होता है, वास्तविक जिस पर दायित्व होता है, वो वहाँ का कुलपति होता है यानी वाइस चांसलर होता है। तो वह विश्वविद्यालय एवं उसके अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों के प्रशासन एवं प्रबंधन का दायित्व संभालता है। यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वहाँ के जो वाइस चांसलर होते हैं वो वहाँ पर आने वाले जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कार्य है या फिर वहाँ पे मैनेजमेंट से संबंधित कार्य है वो वाइस चांसलर ही देखते हैं। यानी वहाँ पे जो कुलपति होते हैं वही इनकी निगरानी रखते हैं। और उन यूनिवर्सिटीज से जितने भी कॉलेज या जितने भी महाविद्यालय जुड़े हुए होते हैं सभी पर कुलपति का ही नियंत्रण होता है तथा इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो राज्य के राज्यपाल यानी कुलाधिपति यानी चांसलर को दे दी जाती है। किसके द्वारा? कुलपति के द्वारा। तो क्या है, ये कुलपति क्या करते हैं, राज्य का किस प्रकार से प्रशासन चल रहा है, किस प्रकार से प्रबंधन चल रहा है, तो इस सब के बारे में रिपोर्ट जो है वो राज्य के राज्यपाल यानी कुलाधिपति चांसलर को दे देते हैं। अब बात करें हमें विश्वविद्यालय में कितने प्रकार की संस्थाएं होती है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 प्रकार की संस्थाएं होती है विश्वविद्यालय के अंतर्गत। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है सीनेट या कोर्ट। तो इसमें क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो इसमें विश्वविद्यालय से संबंधित सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है इसमें कि जितने भी विश्वविद्यालय से संबंधित लोग हैं इसमें सभी का प्रतिनिधित्व होता है। किसमें? सीनेट में या कोर्ट में। जैसे कि कौन कौन हो सकते हैं इसमें? शिक्षक हो गए, प्राचार्य हो गए, इसके अलावा अभिभावक और पंजीकृत स्नातक। तो ये सभी क्या हैं, इनका सीनेट या कोर्ट में प्रतिनिधित्व होता है। इसके अलावा कुछ सरकारी विभागों के सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो यहाँ के पदेन सदस्य होते हैं वो कौन हो सकते हैं, तो वो होते हैं कुछ सरकारी विभागों के सदस्य। इसके अलावा जो राज्य सरकार हैं और जो चांसलर है उनके द्वारा भी कुछ सदस्यों को यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो चांसलर यानी कुलाधिपति होते हैं वो भी यहाँ पर कुछ सदस्यों को अपने अकॉर्डिंग उन्हें मनोनीत कर सकते हैं, उन्हें भेज सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है, यह संस्था विश्वविद्यालय संबंधित सभी नीतियों का निर्धारण करते हैं कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार से कार्यकलाप होंगे, किस प्रकार से पाठ्यक्रम होगा और मतलब जो अध्ययन सामग्री वो क्या क्या होगी। तो इस सभी के बारे में नीतियों का निर्धारण इसी संस्था के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? सीनेट या कोर्ट के अंतर्गत। और इसके अलावा बजट आदि की भी व्यवस्था करती है। ठीक है, तो ये आपको नोट करने वाली चीज़ ये कि यहाँ पे जितनी भी नीतियाँ बनती, जितनी भी नीतियों का निर्धारण होता है वो कोर्ट या सीनेट में होता है। और इसके अलावा बजट संबंधी कार्यों की व्यवस्था भी सीनेट या कोर्ट में ही होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्यकारिणी परिषद। तो किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रशासन में यह संस्था नियामक या धुरी की भूमिका का निर्वहन करती है। यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में संस्था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वहाँ पे एकदम धुरी की तरह कार्य करती है। यह संस्था संपूर्ण प्रशासनिक कार्यों को संचालित करती है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कार्य होते हैं वो कार्यकारिणी परिषद के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं तथा विश्वविद्यालय की संपत्ति, कोष और उसके प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन भी कार्यकारिणी परिषद ही करती है। फिर से देखिए लाइन, विश्वविद्यालय की संपत्ति, कोष और उसके प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन कौन करती है? कार्यकारिणी परिषद। तो यह क्या है? ये एक लघु निकाय है। नोट कीजिएगा, क्या है? एक लघु निकाय है जिसमें कि सामान्यतः निम्न लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। किन किन को होता है इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त? सबसे पहले जो कुलपति होते हैं यानी वाइस चांसलर जो होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो उनको सबसे ज़्यादा इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसके अलावा जो राज्य का शिक्षा संचालक है, कौन? राज्य का शिक्षा संचालक होता है, उसको
और नेक्स्ट इसमें कोर्ट या सीनेट के प्रतिनिधि, जो अभी आपने देखा उसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत भी जो कार्य करते हैं। इसके अलावा विभिन्न संकायों के सदस्य, विभिन्न संकाय होते हैं जैसे कि आर्ट हो गया आपका, कॉमर्स हो गया, साइंस बैकग्राउंड ये हो गया, तो ठीक है। तो इतने जितने भी संकाय होते हैं इनके सदस्य, ये सभी इसके सदस्य होते हैं। और इसके अलावा जो महाविद्यालय है उनके वरिष्ठ प्रधानाचार्य हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी से जुड़े जितने भी कॉलेज होते हैं, जितने भी महाविद्यालय होते हैं, तो वहाँ पे जो प्रधानाचार्य होते हैं, हेड होते हैं, वो भी यहाँ के सदस्य होते हैं। किसके? कार्यकारिणी परिषद के। तो ये हो गई इसकी दो महत्वपूर्ण संस्थाएं, सीनेट या कोर्ट और दूसरी कार्यकारिणी परिषद। अब आ गया कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता क्या है। तो इसके लिए जो सुझाव दिया था, सबसे पहले सिफारिश दी थी वो कोठारी आयोग के द्वारा दी गई थी। किनके द्वारा दी गई थी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के लिए? ये कोठारी आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया था कि विश्वविद्यालयों को निम्न क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। तो कोठारी आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी कि विश्वविद्यालयों को कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। वो कौन कौन से क्षेत्र थे, आइए देखते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से कर सकता है। और उनका जो प्रमोशन होगा वो भी विश्वविद्यालय के खुद के नियंत्रण में होगा, ठीक है। तो अगर विश्वविद्यालय जिसको भी चाहे उसे प्रमोशन दे सकता है और जिसको भी चाहे उसे नियुक्ति दे सकता है अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी जो है व्यक्ति इसमें अपना जो भाग नहीं ले सकता, इसमें कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके अलावा कोठारी आयोग ने बताया था कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने यहाँ पर छात्रों का चयन कर सकते हैं। मतलब उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर, उनका जो है वाइवा वगैरह लेकर वो चयन कर सकते हैं कि किन छात्रों को हम अपने यहाँ पर एजुकेशन प्रदान करेंगे। आगे इसमें कोठारी आयोग के अनुसार यह बताया गया है कि जो अध्यापन के विषय हैं, कौन कौन से विषय यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, शिक्षण विधि क्या होगी, और इसके अलावा अनुसंधान के विभिन्न विषयों के चयन में भी विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या है। एक तो कोठारी आयोग ने सिफारिश दी थी, एक तो यहाँ पे क्या है, जो शिक्षकों की नियुक्ति है और पदोन्नति यानी प्रमोशन है वो विश्वविद्यालय के नियंत्रण के अंतर्गत ही होगा। यानी विश्वविद्यालय जिसको चाहेगा उसको शिक्षक नियुक्त कर सकता है और उसका प्रमोशन भी कर सकता है। इसके अलावा वो छात्रों के चयन में भी पूरी तरह से स्वायत्त है, यानी स्वतंत्र है। और नेक्स्ट है, वो अपने यहाँ पर कोई भी विषय पढ़ा सकता है अध्यापन के लिए, और कोई सी भी शिक्षण विधि का उपयोग कर सकता है, और अनुसंधान के लिए विभिन्न विषयों का सिलेक्शन भी वो कर सकता है। तो ये हो गई विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और राज्य सरकार किस प्रकार से विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ पर अपना नियंत्रण रखती है, इसके बारे में जानते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो पूरी तरह से स्वायत्तता प्राप्त निकाय होते हैं। क्या होते हैं? स्वायत्तता प्राप्त निकाय होते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने कार्य करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी संस्था इनके ऊपर दबाव नहीं बना सकती कि आप हमारे हिसाब से कार्य कीजिए। तो इस तरह से जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है वो अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होती है। लेकिन क्या होता है, सरकार इन पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण बनाए हो रखती है, ठीक है। तो सरकार इन पर जो अपना नियंत्रण रखती है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और वो किस प्रकार से होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सरकार का जो मुखिया होता है वो होता है राज्यपाल, ठीक है। तो राज्य का राज्यपाल राज्य के समस्त विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। तो क्या होता है, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है किसी स्टेट की, उनका जो चांसलर होता है, ठीक है, जो उनका चांसलर होता है वो वहाँ का गवर्नर होता है, ये याद रखना आप लोग। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर होंगे वो उस स्टेट के गवर्नर होंगे, ठीक है। तो उनका क्या कार्य होगा वहाँ पर, वो प्रतिवर्ष वह राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के संचालन एवं प्रबंधन संबंधी प्रतिवेदन को प्राप्त करता है। तो वो क्या करते हैं कि उस विश्वविद्यालय में किस प्रकार से शैक्षिक प्रक्रियाओं का संचालन किया जा रहा है और वहाँ पर किस प्रकार से प्रबंधन किया जा रहा है, प्रशासन किस प्रकार से कार्य कर रहा है, इन सभी के बारे में जो उनको रिपोर्ट मिलती है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। तो उनको प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट मिलती रहती है कि हमारे यहाँ पर इस तरह से कार्य किया जा रहा है, ये जो पाठ्यक्रम हम ये चला रहे हैं। तो इस प्रकार से सरकार
राज्यपाल के माध्यम से भी यूनिवर्सिटीज़ पर अपना नियंत्रण रखती है। अब आगे इसमें, इसके अलावा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होती है। यानी कि जो वहाँ पे वाइस चांसलर होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, वाइस चांसलर यानी जो वहाँ पे प्रमुख कार्यकारी होते हैं, ठीक है, चांसलर के बाद में प्रमुख कार्यकारी कुलपति ही होते हैं, तो उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो राज्यपाल क्या होते हैं, वहाँ पे नाम मात्र के वो चांसलर होते हैं, लेकिन जो प्रमुख होते हैं वहाँ पर, जिनके पास में असली ताकत होती है, वो होते हैं कुलपति वहाँ के, यानी वाइस चांसलर। ठीक है, तो उनकी नियुक्ति किनके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा। तो इस तरह से जो कुलपति है उसकी नियुक्ति करके भी राज्य सरकार किसी भी यूनिवर्सिटी पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। अब आगे इसमें, सीनेट के द्वारा पारित नियम तब तक अधिनियम का रूप धारण नहीं कर सकते जब तक उन्हें राज्यपाल से स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाए। ठीक है, तो सीनेट जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी की जो सीनेट होती है या वहाँ पे जो कोर्ट होता है, वो कोई भी नियम तब तक नहीं बना सकता या फिर कोई भी नियम तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक कि राज्यपाल अपनी सहमति प्रदान न कर दे। इसलिए कोई भी नियम पारित करने के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। तो इस तरह से भी राज्य सरकार किसी भी यूनिवर्सिटी पर अपना जो है नियंत्रण बनाए रखती है। तो ये किस प्रकार से बनाती है, अप्रत्यक्ष रूप से। चूंकि विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक कोष का आवंटन सरकार के द्वारा किया जाता है, अतः वह उनके आय व्यय का आकलन कर सकती है। यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके आर्थिक कोष का आवंटन क्या है, सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए सरकार क्या कर सकती है, उनके आय व्यय का आकलन कर सकते हैं कि आप किस जगह पर कितना खर्चा करोगे और आपका बजट क्या होगा। तो इस प्रकार से भी राज्य सरकार मतलब उस पर अपना, किसी भी यूनिवर्सिटी पर अपना नियंत्रण बना सकती है। नेक्स्ट है इसमें, कार्यकारिणी या सीनेट में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होते हैं। तो वो जो कार्यकारिणी सीनेट होती है उसमें राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार उसमें से कुछ प्रतिनिधियों को मनोनीत करती है जो कि वहाँ पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं, जो कि विश्वविद्यालय के निर्णय को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से निर्णय लिए जाएंगे, कौन से कार्य वहाँ पर किए जाएंगे, कौन से नहीं किए जाएंगे, तो इन सभी को जो सदस्य है, जो प्रतिनिधि है, वो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इसमें, राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान समिति के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करती है। तो राज्य सरकार किसके माध्यम से अनुदान प्रदान करती है, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के माध्यम से। ठीक है, तो जब राज्य सरकार किसी भी यूनिवर्सिटी को अनुदान प्रदान करती है तो वो क्या है, वहाँ पर अपना नियंत्रण डेफिनेटली बनाए रखेगी। ठीक है, वो अपना वहाँ पर जो है नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से बनाए रखती है। तो इस तरह से कोई भी राज्य सरकार किसी भी यूनिवर्सिटी पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है। अब आगे इसमें, विश्वविद्यालय शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था। तो इसका मतलब है जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पर शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी है और उससे संबंध महाविद्यालय है, उनमें आय के साधन क्या क्या होते हैं, तो निम्न प्रकार होते हैं। क्या क्या है, एक तो केंद्र सरकार के अनुदान। तो हर यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार कुछ अनुदान प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से जो यूनिवर्सिटीज़ है वो अपने वित्त की व्यवस्था करती है। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार के अनुदान के द्वारा भी वो वित्तीय व्यवस्था करते हैं, यानी वह भी उनके आय का साधन होता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार के अनुदान। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है तो उनमें राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कुछ अनुदान प्रदान करती है उन यूनिवर्सिटीज़ को। तो क्या इसके माध्यम से भी वो अपने वित्त की व्यवस्था करते हैं, यानी यह भी उनके आय का साधन होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण शुल्क, यानी फीस वगैरह जो होती है वो भी यहाँ से उनकी आय के साधन होते हैं। इसके माध्यम से वो छात्रों से फीस वगैरह वसूलते हैं और वो इस प्रकार से अपने आय के साधन के रूप में इसे उपयोग करते हैं। आगे है वृत्तिदान इत्यादि। तो इस तरह से जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था करती है, यानी अपने यहाँ पर आय के साधन जुटाती है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा संस्थाएं एवं उनकी अंतःक्रिया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ संस्थाओं के बारे में और उनकी अंतःक्रिया के बारे में जो कि हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा में विभिन्न संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ये जो हमारा हायर एजुकेशन का फील्ड है, इसमें बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये संस्थाएं जो होती हैं वो केवल शिक्षा को प्रोत्साहित ही नहीं करती, अपितु जो शोधकर्ता होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको नए नए विषयों से अवगत कराती हैं और नई नई जानकारियों से अवगत कराती हैं। तो इस तरह से ये उच्च शिक्षा को और भी ज़्यादा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो भारत की वे संस्थाएं जो कि उच्चतर शैक्षिक अनुसंधान क्षेत्र में कार्यरत हैं, वो कौन कौन सी, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसी तरह की पहली संस्था है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। अगर बात करें हम इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में हुई थी। ये स्वायत्तशासी संस्थान का मतलब होता है कि अपने कार्य करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी संस्था इसके ऊपर अपना दबाव नहीं बना सकती है। तो इस तरह से भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1969 में एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में की गई थी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, यानी कि इस संस्थान का जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो था देश में सामाजिक विज्ञान शोध को प्रोन्नत व समन्वित करना। क्या था? देश में सामाजिक विज्ञान शोध को प्रोन्नत व समन्वित करना, यानी सामाजिक विज्ञान के शोध को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना और उसे प्रोन्नत करना। यह परिषद सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनुसंधान संस्थानों को अनुरक्षण एवं विकास अनुदान प्रदान करती है। यानी जो भी संस्थाएं सामाजिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देती है, यह उनको अनुरक्षण प्रदान करती है और उनको विकास अनुदान प्रदान करती है यह परिषद। इसके अलावा यह अंतर विषयक परिप्रेक्ष्य को प्रोन्नत करके अनुसंधान की कोटि में सुधार भी करती है। यानी कि अगर लगता है कि कहीं कोई संस्थान गलत तरीके से कोई भी फैक्ट को जो छाप रही है, उसको बता रही है, तो इस तरह से वो उनकी जो क्वालिटी उसको भी सुधार सकती है। अब नेक्स्ट, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर बात करें हम इसकी स्थापना वर्ष की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1972 में एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में की गई थी। तो इसकी जो स्थापना वो एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में 1972 में की गई थी। कहने का मतलब है कि ये जो अपने कार्य करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और कोई भी बाहरी संस्थान इसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता। तो इसका जो उद्देश्य था वो देश में इतिहास के क्षेत्र में तथ्यपरक अनुसंधान तथा लेखन को बढ़ावा देना था। क्या था इसका उद्देश्य? देश में इतिहास के क्षेत्र में तथ्यपरक अनुसंधान और लेखन को बढ़ावा देना था। इसके अतिरिक्त यह अनुसंधान परियोजना को प्रायोजित करती है। ठीक है, क्या करती है? अनुसंधान परियोजना को प्रायोजित करती है तथा देश के लोगों में देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करने की भावना को जागृत करती है, जिससे कि देश के लोग अपनी जो राष्ट्रीय संस्कृति है, सांस्कृतिक विरासत है, उनको आत्मसात करें और उनके अंदर इस तरह की अपनेपन की भावना आ जाए इन सभी चीज़ों के प्रति। तो इस तरह से यह जो संस्थान है वो देश के लोगों में देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात करने की भावना को जागृत करती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट इसमें भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद IIAS, और जो इसका कार्यालय है वो शिमला में स्थित है और इसका स्थापना वर्ष है 1965। ठीक है, जो कार्यालय है वो शिमला में स्थित है और स्थापना वर्ष 1965 में है। और इसकी भी जो स्थापना हुई थी वो एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में हुई थी, यानी यह भी अपने कार्य करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। और जो इसका उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था सामाजिक विज्ञान, मानविकी एवं संबंधित क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान को बढ़ावा देना। सबसे पहले चीज़ तो ये जो सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र है, मानविकी का क्षेत्र है और संबंधित क्षेत्र हैं, उनमें उच्च अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसके लिए वरिष्ठ विद्वानों की सहायता करना। किसके लिए? बढ़ावा देने के लिए जो भी वरिष्ठ विद्वान है उनकी सहायता करना। इसके लिए यह नए क्षेत्र में अनुसंधान, नए महत्वपूर्ण विचारों के सृजन एवं संकल्पनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य करती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो रिसर्चर होते हैं, जो किसी टॉपिक को लेकर रिसर्च करते हैं, वो नए नए क्षेत्रों में अनुसंधान कर सकते हैं, उनको नए नए विचार मिल सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण विचारों को वो सृजन कर सकते हैं और अपनी जो है सोच को वो संकल्पनात्मक विकास में प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण
हो जाती है संस्थान। नेक्स्ट है इसी में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद और इसका कार्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, क्या है, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद कार्यालय है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, तो यह परिषद देश के दार्शनिक अनुसंधान के क्षेत्र में शोध एवं अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। क्या करती है, जो देश में दार्शनिक अनुसंधान है और शोध है उसके अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। फिर से देखिए, देश के दार्शनिक अनुसंधान के क्षेत्र में शोध और अध्ययन को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त यह दर्शन शास्त्र एवं संबंध विषयों में शोध करने वाले विद्यार्थियों एवं अनुसंधानकर्ताओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। जो भी लोग इसमें रिसर्च करते हैं, किसमें, दर्शन शास्त्र में और उससे संबंधित विषयों में जो भी रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, उन विद्यार्थियों को या फिर उन रिसर्चर को यह कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, कुछ फाइनेंशियल जो हेल्प भी उनको प्रदान की जाती है इसके द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण शैक्षिक संगठन या फिर परियोजनाएं हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय बाल भवन। ठीक है, राष्ट्रीय बाल भवन और इसकी स्थापना हुई थी वो 1956 में हुई थी। तो राष्ट्रीय बाल भवन की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। तो ये फैक्ट आप याद रखोगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इनके बारे में, बस इनका स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हो। ठीक है, और उसका जो स्थापना वर्ष है वो 1956 है। ठीक है, इसके क्या है, 1956। नेक्स्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट का जो स्थापना वर्ष है वो 1957 है। इसके बाद है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और विकास परिषद। तो इसका जो क्या है, इसका स्थापना वर्ष वो 1961 है, ये याद रखना। आगे है केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो स्थापना वर्ष है वो 1966 है, 1966 है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना और इसका स्थापना वर्ष 1980 है। क्या है इसकी स्थापना वर्ष, 1980। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी बाकी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो आप ये इसका स्थापना वर्ष याद रखेंगे। इसके बाद में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में भी पढ़ चुके हो, और जो इसका स्थापना वर्ष है वो 1985 में है। ठीक है, और ये देश का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है, देश की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है महिला समाख्या कार्यक्रम और इसका स्थापना वर्ष है 1989, 1989, महिला समाख्या कार्यक्रम 1989। इसके बाद में है जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद। स्थापना वर्ष है इसका 1994, 1994। इसके बाद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का स्थापना वर्ष कब है, 1995, यानी 1995। इसके बाद में है राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद जिसका स्थापना वर्ष है 1996, यानी 1996 में। फिर से देखते हैं राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद 1996। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले परिषद है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और इसका कार्यालय है नई दिल्ली में, और जो इसका स्थापना वर्ष है वो है 1969 में, और परिषद कहाँ पर है इसका, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, इसका भी कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और जो इसकी स्थापना वर्ष है 1972 है। आगे है भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद, ठीक है, और इसका जो कार्यालय है वो शिमला में स्थित है और स्थापना वर्ष है इसका 1965, 1965। आगे है भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, इसका कार्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठन है, शैक्षिक संगठन है, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले है राष्ट्रीय बाल भवन, इसका कब है, स्थापना वर्ष 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके बारे में आप पढ़ भी चुके हो, फिर भी आपको यहाँ पे भी दे दिया है, और इसका जो है स्थापना वर्ष है वो 1956 है। इसके बाद में नेशनल बुक ट्रस्ट, ये कब स्थापित हुआ था, ये 1957 में हुआ था। इसके बाद है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और विकास परिषद, ये 1961 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन,
केंद्रीय विद्यालय संगठन कब स्थापित किया गया था? 1966 में, 1966 में। इसके बाद में है राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना। तो ये देश में जो राष्ट्रीय जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या, उसको शिक्षित करने की दृष्टि से योजना बनाई गई थी और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1980 में। इसके बाद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो ये सेंट्रल लेवल पर देश का पहला विश्वविद्यालय, ठीक है, जो इसकी स्थापना वर्ष हुई थी ये वो है 1985, 1985 में। इसके बाद में है महिला समाख्या कार्यक्रम, जो कि 1989 में स्थापित हुआ था। महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद, जो कि 1994 में स्थापित हुआ था, 1994 में। इसके बाद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो कि 1995 में स्थापित किया गया था। और आगे है राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, जो कि 1996